will discuss about the hysteresis curve. Okay, so hysteresis curve is basically the curve representing the variation between V and H. एंड एज यू हैव सीन, आप यहाँ देखते हैं कि जो ये वेरिएशन है आपको कहीं लीनियर नज़र नहीं आती। और ये डिपेंड करता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सैंपल जिसको हम चूज़ करते हैं उसकी मैग्नेटिक हिस्ट्री क्या है। ये जो कर्व आपको ये बताता है कि एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका बिहेवियर वो कैसे बिहेव करता है। तो इसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, उस पार्ट को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इसका जो पूरा मीनिंग जो है वो उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सोलेनॉइड लेते हैं और उस सोलेनॉइड में एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है and that is connected to the battery and it is like that. So सबसे पहले आप एक फेरोमैग्नेटिक सैंपल लेते हैं। ये आपके पास कोई फेरोमैग्नेटिक सैंपल है। इसका जो इनिशियल मैग्नेटाइजेशन है वो ज़ीरो है, ये अनमैग्नेटाइज्ड है इनिशियली। अनमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, मैं इसमें लिख दूंगा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें आपने देखा है कि इनिशियली आपने जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा है कि ये जो इसके जो छोटे मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम्स है, जिसका साइज जो है वो 1 मिलीमीटर और इसमें 10⁻11 एटम्स, आपने इसके बारे में पढ़ा है, होते हैं। और जब आप इसको एक सॉलिनॉइड के अंदर रखते हैं जिसके बीच में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट टाइम एन आई होता है, और उसको हम ऐसे लिखते हैं कि जो एन आई वाला पार्ट है इसको हमने लिखा H इज इक्वल टू एन टाइम आई। सो दिस H, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच इज इक्वल टू एन टाइम आई। मतलब यदि हम करंट थ्रू द सोलेनॉइड को हम इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज द करंट थ्रू द solenoid, what will happen then? Magnetizing field, the intensity of magnetizing field will then increase. Okay, अब जैसे ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी तो आप बाई एक्सिस में देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द फेरोमैग्नेटिक सैंपल विल देन इंक्रीज। सो जो मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक सैंपल में कुछ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये जो ब्लू लाइन आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो फेरोमैग्नेटिक सैंपल में जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। पर आप यहाँ देखिए इस रीजन के आगे, इस रीजन के बाद आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड जितना शार्पली यहाँ बढ़ रहा है उसका जो शार्प इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, और यहाँ इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की इन्हांसमेंट है वो टोटली ए पॉइंट पर जाकर स्टॉप हो जाती है। अब आपको इसमें फिजिक्स क्या इन्वॉल्व है उसको समझने की कोशिश करनी है। होता यूं है कि जैसे ही हम फेरोमैग्नेटिक सैंपल को, जिसके बीच में छोटे छोटे डोमेन्स हैं और उनका अपना नेट डाइपोल मूवमेंट है, बट इस बल्क सैंपल का अपना जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ज़ीरो है। जब आप इस सैंपल को उठा के इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बीच में रख देते हैं तो क्या घटने लगता है, इसी घटना का जो ग्राफ है ये बता रहा है कहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। ओके, होता यूं है कि जैसे ही हम इस सैंपल को इसके बीच में रखेंगे देन टू थिंग्स हैपन, अलाइनमेंट ऑफ द डोमेन्स विल देन टेक्स प्लेस एंड मर्जर ऑफ द डोमेन्स विल देन टेक्स प्लेस। जो अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट्स एंड द मर्जर ऑफ दिस डोमेन्स विल देन टेक्स प्लेस, ये जो दीवारें हैं वो टूट जाएंगी और जितने भी डाइपोल्स हैं ये अरेंज होके फिगर नंबर 2 की तरह हो जाएंगे। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं फिगर नंबर 1, तो इसको मुझे अब लिखना पड़ेगा फिगर नंबर 2, और इसको मुझे लिखना पड़ेगा फिगर नंबर 3, और इसको मुझे लिखना होगा फिगर नंबर 4, और ये मेरे पास हो जाएगी फिगर नंबर 5। ठीक है, सो जैसे सैंपल को आपने सोलेनॉइड के अंदर, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर रखा, तो क्या हुआ कि जो डोमेन की बॉल्स हैं ये ब्रेक हो गई और ये मर्ज हो गई, और उसके बाद ये जो सारे सारे जो डाइपोल मूवमेंट्स हैं दे ऑल अरेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द
एक्सटर्नल ड्राइविंग मैग्नेटिक फील्ड। सो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये सारे जो डाइपोल्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है फर्दर, जैसे आप देख रहे थे ना ये ब्लू लाइन में जो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द फेरोमैग्नेटिक सैंपल कीप ऑन इंक्रीजिंग, पर इसके बाद ये इंक्रीज करना धीरे धीरे बंद कर देगा और ए पॉइंट के ऊपर आकर ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब के इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं बनता कि हम फर्दर जो है वो सोलेनॉइड के बीच में करंट को बढ़ाएं, क्योंकि इसके बाद यदि हम करंट को बढ़ाएंगे भी तो सारे के सारे डाइपोल तो ऑलरेडी एक डायरेक्शन में आ ही चुके हैं, तो मैग्नेटाइजेशन आगे बढ़ेगी नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, दूसरी बार हम जो इसमें अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ज़ीरो कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास पहले सैंपल शुरू में क्या था, हमने यहाँ ओ पॉइंट के ऊपर फील्ड अप्लाई नहीं किया था, एक्स्ट्रा फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो हमारे फेरोमैग्नेटिक सैंपल में उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या था, ज़ीरो था। अब हमने दोबारा फिर से चेक करना है कि यदि हमने दोबारा फिर से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको यदि हम जीरो कर देते हैं तो क्या हम ये देखते हैं कि सैंपल के जो डाइपोल्स हैं फर्दर क्या दोबारा फिर इससे इस शेप में आ जाते हैं। यदि ये इससे इस शेप में आ जाते हैं इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो फिर जीरो हो जाएगा। पर हम देखते क्या है, हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड अब जीरो नहीं होगा। इसका मतलब इट इज़ नॉन जीरो। इसका मतलब जो सारे जो ये मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं ये दोबारा फिर से रैंडमाइज नहीं होंगे। रैंडमाइज जब ये हो जाते हैं तो इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये साफ है कि अब यदि तुम सेकेंड स्टेज पर दोबारा से मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो करते भी हो तब भी हमारे जो कुछ डाइपोल्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होकर ही रह जाते हैं। यदि वो पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होकर रह जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ख़त्म नहीं होता है। सो जो रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो जो ये सैंपल रिटेन कर लेता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओ बी पार्ट ऑफ द कर्व एंड दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, okay, this is called the retentivity of the sample and it is represented by the part OB of the hysteresis curve। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारा जो थर्ड ये जो टर्म है ये हम यहाँ लिखते हैं OB विच रिप्रेजेंट द रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, राइट। आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हम इसकी जो पोलरिटी है वो रिवर्स कर देते हैं। मींस हम एक रिवर्स करंट इसमें अप्लाई करते हैं। यदि रिवर्स करंट हम अप्लाई करेंगे तो एच का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा, अप्लाइड फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन हम बदलते चले जाएंगे, रिवर्स करते हैं और स्लोली हम इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे। पर हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे, ये हमारा दूसरा स्टेप था एंड नाउ वी आर टू द थर्ड स्टेप। वी विल अप्लाई, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, अप्लाई रिवर्स फील्ड स्लोली। हम धीरे धीरे रिवर्स फील्ड अप्लाई करेंगे। जब हम रिवर्स फील्ड अप्लाई करेंगे और हम रिवर्स फील्ड कितना अप्लाई कर देंगे, एच सी, जहाँ तक इसकी वैल्यू है -90 एम्पियर पर मीटर। जब हम इतना रिवर्स फील्ड अप्लाई कर देंगे तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इस केस में क्या होता है। जरा गौर से देखना आपने, इस केस में फिजिक्स क्या घटती है। The domains are not completely randomized and even though the external driving field has been removed, ये तो हमने नोट कर लिया। अब अगली स्टेज में क्या होगा, certain domains are flipped। अब ये जो डोमेन है वो फ्लिप करेंगे, ये देखो उल्टी डायरेक्शन में अरेंज होने की कोशिश करेंगे। फिगर नंबर 4 की ओर देखिए आप। अब ये जो डोमेन्स हैं इसमें अभी मर्जर तो नहीं होगा पूरा, पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होने की कोशिश करेंगे, फ्लिप करेंगे, अरेंज नहीं होंगे। मैं इसको नहीं कह सकता, अभी मैं इसको नहीं कहूँगा, आई विल नॉट से इट लाइक दिस। ओके, वेट फॉर सम टाइम, इट इज नॉट सपोर्टिंग परफेक्टली। ओके, सो इस रीजन में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये जो डोमेन्स होंगे दे ट्राई टू फ्लिप इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। सो फ्रॉम बी टू सी व्हाट विल हैपन, the flipping of the domain, certain domains are flipped until the, कब तक flip करेंगे,
until the magnetic field will be equal to 0। गौर से देखिए, जब एच सी यहाँ होगा, आपको ग्राफ पढ़ना आएगा, तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी का वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर 0 हो जाएगा। So the domain will be flipped till the magnetic field will become equal to 0। So this term is called number 4 में इसको, yes number 3 ही है, HC is equal to minus 90 ampere meter minus 1। At this point B will become equal to 0, and this value of HC, the value of HC at this point, इस टाइम HC के वैल्यू को क्या बोलेंगे, कोएरेसिविटी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कोएरेसिविटी। HC, the value of applied external magnetic field at this point is called the कोएरेसिविटी। अब इसमें अब हम आगे चलते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि इस रिवर्स फील्ड को फर्दर हम इसी तरीके से आगे इंक्रीज करते चले जाएंगे। एंड व्हाट विल हैपन देन, वी विल फाइंड दैट कि अब आपका फेरोमैग्नेटिक सैंपल जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होंगे, ये जो सारे डाइपोल्स हैं, अब ये फ्लिप तो कर ही चुके थे, दे ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन थ्रू द फिगर नंबर 4। The point will come when all these dipole will align in the in the direction of the reversed magnetic field, and till the point CD, the further enhancement of the magnetic field through the ferromagnetic sample will not be possible. Okay, I'm sorry once again. What will happen then? इसके बाद भी कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप फेरोमैग्नेटिक सैंपल में दोबारा फिर से आप करंट को इंक्रीज करें। आप एक बार फिर से क्या करेंगे, ई पॉइंट पर आकर एच को फिर 0 कर देंगे, और ओ ई पार्ट जो है ये फिर किस पार्ट को एक्सप्लेन करेगा, रिटेंटिविटी को। ओके, दिस इज वंस अगेन रिटेंटिविटी, एंड इट्स नियरली 1.2 टेस्ला वंस अगेन। And you will now apply the current as you have applied in the initial stage। तो फिर ये जो पॉइंट है E के बाद, इसको मैं F बोल देता हूँ। ये जो EF होगा, इट इज वंस अगेन द जो OF then OF is a point at which this magnetic field is further 0। okay, and then you will come back to the point A। फिर आप वापस A में चले आते हैं, और देखिए इसमें जो मजेदार बात है, यहाँ जो दोबारा यहाँ जो सैचुरेटेड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो 1.5 टेस्ला होगा, right? So now the current is reduced, and you will again get the DE part, and where OE represent the retentivity as I have explained in the part OB। okay, and then OF is the corrosivity as we have explained it for OC, and then we'll come back to the point A once again। So what we have seen over here, किसी एक पॉइंट को चूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट F पॉइंट को चूज कर लेता हूँ, या मैं यहाँ कोई पॉइंट को चूज कर लेता हूँ। यहाँ आप चूज कर लीजिए कि H की कोई वैल्यू है इतनी। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ H। या आप F पॉइंट को चूज कर लीजिए, F आप 100 चूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप F 100 चूज कर लीजिए। देखिए इस H की वैल्यू 100 के लिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये भी पॉसिबल है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये भी पॉसिबल है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये भी पॉसिबल है। एक ही वैल्यू के ऊपर, एक ही वैल्यू ऑफ सिंगल वैल्यू ऑफ H के लिए मैग्नेटिक फील्ड की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ -100 है H की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो 2 वैल्यू यहाँ पॉसिबल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ H, कंक्लूजन की तरह मैं कह सकता हूँ फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ H, किसी एक वैल्यू की H के लिए B इज नॉट यूनिक।
B is not unique. B की single value नहीं होगी. B is not unique. Okay, and but it depends on the previous history of the sample. But it depends upon, okay, it depends upon previous history of the sample. इस सैंपल की मैग्नेटाइजेशन हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा. ओके, कि आपने फील्ड किस डायरेक्शन में लगाया है. इट इज ऑल अबाउट इट. सो इस फिनोमेना को ही हम हिस्टेसिस बोलते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप दैट I may able to understand, I may able to explain it well. And if you do have some trouble, then you can write in the comment box. This is a very important explanation for examination point of view as well as for competitive exam. So basically this hysteresis curve shows the energy loss during per cycle of magnetization and demagnetization. When you will solve some problem on the basis of the same article, you will understand it deeply. If you have any objection, then you can write in the comment box. Thank you very much.